ठीक है, अपने खुद के स्टार्टअप स्टार्ट करो, अच्छा एंटरप्रेन्योर बनो, बड़ी-बड़ी कंपनी में सीईओ बनो, ठीक है, ये मेरी बेस्ट विशेस है, ठीक है। अच्छा होगा कुछ दिन काम करके कुछ एक्सपीरियंस लेकर के अपने खुद के वेंचर स्टार्ट करो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मोनोटोनस बस, है ना, एक जैसी लाइफ जीने का कोई ज़्यादा रैशनल नहीं है। जॉब करना चाहिए एक शॉर्ट ऑफ टाइम तक, है ना, एक्सपीरियंस लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए। वंस यू हैव सफिशिएंट नॉलेज एंड यू आर इन द सिचुएशन, नाउ यू आर एबल टू टेक द रिस्क, एट दैट टाइम यू विल टेक द रिस्क एंड डू द न्यू थिंग्स। ओके, टीचर बनना है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, टीचर टीचिंग प्रोफेशन बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, बाय इंटरेस्ट ही बनो, जो कुछ करना है बाय इंटरेस्ट करो, ठीक है। सर्वाइवल करने की मतलब सर्वाइव तो कर सकते हो, ठीक है, कुछ अच्छा करने की कोशिश करो और जो भी कर रहे हो नॉलेज गेन करने की पॉइंट ऑफ व्यू से करो, ठीक है। अगर आपको ये लगने लग जाए कि उस नौकरी की वजह से आप हो, तो समझ लेना उस दिन आपकी वैल्यू खत्म होगी, ठीक है। जब तक आपको लगेगा कि आपकी खुद अपनी ओन वैल्यू है, आप खुद अपने आप में एक ब्रांड हो, ठीक है, आपका खुद अपना एक खुद का अस्तित्व है, तब तक चीजें हैं। जब आपको लगने लगा कि अगर इस संस्था ने मुझे निकाल दिया तो मेरा कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, तो इसका मतलब आपके अंदर कोई स्किल नहीं है। तो स्किल होगी तो आप हर सिचुएशन में सर्वाइव करो, ठीक है। तो जो भी कुछ करना है सपने देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन कोई भी चीज बिना प्लानिंग, बिना नॉलेज, बिना एक्सपीरियंस, बिना तजुर्बे के नहीं होती। तो एक टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है। ओके, अच्छा करो बच्चों, मेरी बेस्ट विशेस है, ठीक है। तो लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय करो, सही चीजें समझो, ठीक है, किसी के देखने या बहकावे में जाने की जरूरत नहीं, अपने हिसाब से एनालिसिस करो टाइम के साथ, है ना। आप सब्जेक्ट की भी स्टडी करो, फाइनेंशियल स्टडी करनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक टाइम के बाद अगर आपको फाइनेंस की स्टडी नहीं आती तो आप लाइफ में बहुत आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो सब टाइमली चीजें होनी चाहिए। तो अभी तो यही है कि अभी आपके सामने सबसे पहला टारगेट है कि आपको आप जिस फील्ड में हो उस सब्जेक्ट का सफिशिएंट नॉलेज हो ताकि आप कुछ कर सको। तो अभी सबसे पहले करने के लिए क्या है, नॉलेज देखिए, सबसे पहला टारगेट जो है वो एक एग्जाम है, कि एक एग्जाम देकर के जस्टिफाई करें कि हाँ, हमको अपने सब्जेक्ट पे नॉलेज हो गया है, हम एक बैरियर को क्रॉस कर चुके हैं। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे ठीक है अटेम्प्ट लेने, रिस्क लेने की कंडीशन में आ जाओगे। ओके, चलो। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे फ्लो प्रॉपर्टी, उसकी बात कर लेते हैं और कोशिश करते हैं इसको जल्दी से बाइंड अप करने की। तो कल की क्लास में डीपीपी सॉल्व करा दूंगा, बहुत सारे बच्चों को डीपीपी को लेकर के आ रहा है, ठीक है। चलो, तो अगर हम बात करते हैं फ्लो प्रॉपर्टी की, तो अगर फ्लो प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, फ्लो प्रॉपर्टी की बात करें, तो फ्लो प्रॉपर्टी में हम सबसे पहली बात कर रहे थे। तो यहाँ पर एक मैथमेटिकल पॉइंट आया था कल, अपन इसको बोल देते हैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पाउडर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर रेज़ टू द थर्ड पावर, मतलब उसकी पावर 3, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर इसकी पावर 3 बोल रहा है, ठीक है, इसकी पावर 3 बोल रहा है, इसका क्या मतलब होता है यहाँ पर, इधर समझो। तो क्या कहा जाता है कि जब भी हम फ्लो की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम यहाँ पर फ्लो की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम फ्लो की बात करते हैं, फ्लो ऑफ पाउडर की बात करते हैं, तो फ्लो ऑफ पाउडर की जब भी हम बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर दो चीजें, ठीक है ना, दो चीजें हैं। एक तो जो पाउडर है उसका अपना एक एरिया है, ठीक है, इनटू अगर कोई चीज फ्लो हो रही है तो उसकी अपनी क्या होगी, एक वेलोसिटी होगी, ठीक है। अगर कोई चीज फ्लो हो रही है, ठीक है, हम क्योंकि स्पेशली हम बात कर रहे हैं फ्लो ऑफ पाउडर की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, फ्लो ऑफ पाउडर की। तो अगर हम पाउडर का फ्लो रेट निकाल रहे हैं तो हमने कहा कि फ्लो रेट जो है, ठीक है ना, फ्लो रेट जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा, एक तो डिपेंड करेगा एरिया और दूसरा डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे। तो वहां पर अगर हम बात कर रहे थे कि पावर 3 क्यों लिखा, कि हम इस एरिया को, ठीक है ना, एरिया को अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोले, ठीक है, तो एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है, और जो वेलोसिटी है उसको क्या लिख सकते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस भी अपने आप में क्या है, लेंथ है, डिस्टेंस भी क्या है बच्चों, अपने आप में एक लेंथ है, डिस्टेंस को भी तो लेंथ लिख सकता हूं, तो लेंथ इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टाइम। और यहाँ पर हम लेंथ किसी भी पाउडर का या किसी भी पार्टिकल की जो लेंथ है वो क्या मानते हैं, उसका हम डायमीटर, किसी भी पार्टिकल की लेंथ हम क्या कंसीडर करते हैं, शुरू से ही हम बोल रहे हैं कि हम हमेशा क्या कंसीडर करेंगे, उसका डायमीटर कंसीडर करेंगे। तो अगर मैं जस्ट 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, पता नहीं इन मोमेंट पे क्या होता है। ओके, चेक करो, ऐसे ठीक चलता रहता है क्लास के टाइम पे, क्यों प्रॉब्लम है।
ठीक है, अभी दिख रहा है सभी को? ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, अभी कैमरे को ऑफ करके किया है। ठीक है, अभी स्क्रीन और वॉइस क्लियर आ रही होगी। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है, आवाज भी आ रही है। चलो, तब तो ठीक है। अब यहाँ पर समझो, अभी हम बात कर रहे थे बच्चों कि जस्ट हमने अभी देखा था कि अगर सपोज यहाँ पे दिया था कि जो फ्लो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, पावर 3 होती है, डायमीटर की पावर 3 होती है। डायमीटर की पावर 3 होती कैसे, ठीक है, तो डायमीटर की पावर 3 कैसे होती है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले एक फॉर्मुला लिखते हैं इसका कि फॉर्मुला होता क्या है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इसके फॉर्मुले की बात करता हूँ तो फ्लो रेट का जो फॉर्मुला है, ठीक है, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ मैं ताकि, ओके, तो यहाँ पर देखो दिख रहा है सभी को, लिखा हुआ दिख रहा है। अगर फ्लो रेट की बात करूँ मैं, ठीक है, फ्लो रेट की बात करूँ, दिख रहा है। तो अगर हम फ्लो रेट की बात कर रहे थे बच्चों, तो फ्लो रेट में अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा था, फ्लो रेट का फॉर्मुला क्या बोलता है, फ्लो रेट का फॉर्मुला बोलता है कि अगर हम कोई भी डायमीटर की बात करते हैं तो उसकी पावर कितनी रहेगी, 3 रहेगी। ठीक है, इसकी पावर 3 आई कहां से, तो अगर हम बात करते हैं इसकी पावर 3 कहां से आई, तो उसकी पावर 3 कहां से आई, फार्मूले से आई। फार्मूला क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। फार्मूला क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, फार्मूला क्या है, अभी थोड़ी देर वेट करोगे, थोड़ी देर में खुद एक्सेस ले लेगा कि मैं भी दिखने दूंगा। तो फार्मूला क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो एरिया इनटू वेलोसिटी की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होता है, तो एरिया को तो हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ इनटू लेंथ लिख सकते हैं, और वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलते हैं, डिस्टेंस भी तो एक लेंथ है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लेंथ इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम लिख सकता हूँ। तो मैंने पहले ही बोला था कि पार्टिकल साइज के केस में, पार्टिकल साइज, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम टाइप की चीज होती है, मैं डिफरेंस बता दूंगा क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो लेंथ है इसको हम डायमीटर भी बोलेंगे, तो डायमीटर लेंथ की जगह पर मैं तीनों जगह डायमीटर 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 लिख दूं, ये क्या हो जाएगा, डायमीटर की पावर 3 डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम क्या कहते हैं कि जो फ्लो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्ड पावर ऑफ द डायमीटर, मतलब डायमीटर की पावर 3 या क्यूब ऑफ द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल। जो फ्लो रेट है वो क्यूब के बराबर होगा, किसी भी पार्टिकल साइज के डायमीटर के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जल्दी बताओ, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? कि अगर हम किसी भी पार्टिकल साइज की बात कर रहे हैं, किसी भी पार्टिकल साइज की यदि बात करते हैं, तो पार्टिकल साइज में एक चीज याद रखना कि जो आपका फ्लो रेट है, फ्लो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ द डायमीटर या डायमीटर की पावर 3, क्यूब रूट ऑफ द डायमीटर आइदर डायमीटर की पावर 3। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स, व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर व्हिच कैन अफेक्ट फ्लो प्रॉपर्टी। और कौन-कौन से पैरामीटर हैं जो फ्लो प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर सकते हैं? तो हम कहते हैं पार्टिकल साइज अफेक्ट कर सकता है, ठीक है ना? पार्टिकल साइज फ्लो प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर सकता है। एन एप्रोप्रिएट ब्लेंड ऑफ कोर्स एंड फाइन पार्टिकल इंप्रूव फ्लो प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर समझना कि अगर हम एक बड़ा पार्टिकल और एक छोटा पार्टिकल का ब्लेंड अगर मिक्स करते हैं तो क्या बढ़ जाएगा, फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है ना? तो अगर आप ब्लेंड बना रहे हो, ठीक है, ध्यान से देखो, ब्लेंड ऑफ कोर्स एंड फाइन पार्टिकल, ठीक है ना, इंप्रूव द फ्लो। क्योंकि क्या करेगा, जो फाइन पार्टिकल है, ठीक है ना, जो फाइन पार्टिकल है वो बड़े पार्टिकल के वाइड में फिल हो जाएगा, वाइड को कम कर देगा। तो वाइड जितना कम होगा, ठीक है ना, या डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, आपकी फ्लो प्रॉपर्टी उतनी अच्छी होगी। जल्दी बताइए पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अदरवाइज कैमरा रिस्टोर हो गया है। ठीक है, ऐसा समझ में आ रहा है कि अब मैं इसको वापस से ऑन कर दूं? ठीक है, जस्ट एक मिनट वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट वन मिनट। रहे थे बच्चों, ठीक है, तो फ्लो प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा, रेज़ टू द पावर 3 कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर उसका फार्मूला क्या था, अगर हम इसके फार्मूले की बात कर रहे थे तो फार्मूला हमने क्या लिख दिया था, फार्मूला को हम 3 बार लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ लिख सकते हैं, इसीलिए वो क्या हो गया था, डायमीटर हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लो शॉर्ट में। तो फ्लो रेट की यदि हम बात करें, ठीक है, फ्लो रेट की यदि हम बात करें तो फार्मूला नोट कर लो। यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक फार्मूला तो ये है, एरिया इनटू वेलोसिटी, ये बिल्कुल सही फार्मूला है। एक तो ये पूछा जाता है, दूसरा इसी फार्मूले को आप कैसे लिख सकते हो बच्चों, एरिया इनटू इसको क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ऐसे लिख सकते हो। एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इनटू लेंथ और डिस्टेंस भी लेंथ है डिवाइड बाय टाइम। एक चीज तो मैंने बोला कि आप इसको डायमीटर लिख दो, अदरवाइज लेंथ इनटू लेंथ, 3 बार अगर लेंथ आ गया तो इसको आप वॉल्यूम में लिख सकते हो, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, याद रखना ये दो फार्मूले हो गए बच्चों फ्लो रेट के। ठीक है, ये दोनों जगह नोट कर लो, फ्लो रेट के दो फार्मूले हो सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा करेक्ट फार्मूला है, ये भी करेक्ट फार्मूला है और ये भी करेक्ट फार्मूला है। ठीक है, फ्लो रेट का एरिया इनटू वेलोसिटी इज आल्सो करेक्ट, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, दिख रहा है सभी को, क्लियर दिख रहा है सभी को? तो फ्लो रेट का फार्मूला क्या हो सकता है, एरिया इनटू वेलोसिटी हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये दोनों फार्मूले नोट कर लो बच्चों। आपसे एग्जाम में पूछा सकता है कि कौन सा फार्मूला सही है, तो अगर ये लिखा होगा तो ये भी सही है, ये लिखा, अगर दोनों ऑप्शन में आ गए तो ए और बी बोथ ऑप्शन होगा। ठीक है।
दोनों आ गया तो बोथ ऑप्शन होगा। अगला है कि उसमें क्या लिखा था, ठीक है, कि ये डायमीटर की पावर 3 होती है, डायमीटर की पावर 3 कैसे आ गई थी, अगर मैं फ्लो रेट को q से रिप्रेजेंट करूं, मान लो इसको किससे रिप्रेजेंट कर दूं, q से रिप्रेजेंट कर दूं, तो यहां पे q इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस लेंथ को यदि मैं डायमीटर ले लूं, डायमीटर की पावर 3 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं डायमीटर की पावर 3 डिवाइडेड बाय 10, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो दीस आर द डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इसी रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन में वहां पर रिप्रेजेंटेशन लिखा था कि फ्लो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ द डायमीटर, ठीक है ना, क्यूब रूट ऑफ द डायमीटर। अब बात आती है कि कौन कौन सी मेथड होती है, तो हमने क्या देखा था, एक मेथड होती है हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज, जिसको मैं कल आपको बता चुका था कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है और एंगल ऑफ रिपोज में आप क्या मेजर करते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज में हमने क्या कहा कि जब भी आप किसी हॉपर से पाउडर को गिराओगे तो आपको दो चीज मिलेगी, एक तो मिलेगी हाइट और दूसरा मिलेगा रेडियस। मैंने बता चुका था, इसलिए एक बार फास्ट रैपिड में देख लो, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पर h और r, ये मैंने कहा था टेबल याद रखना है। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, जो भी पाउडर का हाइट होगा आपको इसका h निकालना है और डायमीटर का हाफ ऑफ द डिस्टेंस लेना, दैट इज r। तो जितना कम h होगा, जितना ज्यादा r होगा, उतनी अच्छी फ्लो प्रॉपर्टी होगी और थीटा आपका कम से कम होना चाहिए। तो क्या क्या कम होना चाहिए, थीटा की वैल्यू कम होनी चाहिए, h की वैल्यू कम होनी चाहिए, r की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो और ये रही वैल्यू 25 से 30 इस रेंज में है तो एक्सीलेंट होगा, ठीक है। ये टेबल आपको याद रखना है, 31 टू 35 गुड है, कब फेयर है, कब पॉसिबल है, पुअर है, वेरी पुअर, वेरी वेरी पुअर, ठीक है। क्लियर है। डिस्टेंस को ही वॉल्यूम लिखा है, नहीं डिस्टेंस को लिखा, एरिया इनटू डिस्टेंस को वॉल्यूम लिखा, ठीक है, एरिया इनटू डिस्टेंस को वॉल्यूम लिखा, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, जैसे मान लो किसी पर्सन ने यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, और ये पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाया, ये ग्राउंड जो है वो 2 किलोमीटर का है, ठीक है, 2 किलोमीटर का है, तो आप यहां से मेजर करोगे ये पूरा, ये 2 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो ये होता है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट मेजर करते हो, मान लो यहां से यहां तक आया तो आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करोगे, इनिशियल और फाइनल, ठीक है। अगर मान लो वापस से जहां से शुरू किया था वहीं पर आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, कि वो कितनी कहां पर है, उसका डिस्प्लेसमेंट इज 0, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस जो होगा वो पूरा 2 पर जाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क कितना है, एक में आपको पूरा मेजरमेंट करना होता है, एक में इनिशियल और फाइनल मेजर करना होता है। ओके, अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, नेक्स्ट मेथड को हम बोलते हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं कल की क्लास में। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, ओके, पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था कि नहीं, तो जल्दी सॉल्व करो। डिटरमाइन द करेक्टनेस अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इन रीजन, ठीक है। फॉर एपीआई अप्रोक्सीमेटली सेम पार्टिकल साइज द एंगल ऑफ रिपोज विल इंक्रीज विद डिपार्चर फ्रॉम स्फेरिकल शेप। अब बोल रहा है, ये ध्यान से देना, डिपार्चर मतलब स्फेरिकल शेप से आप दूर जा रहे हो, मतलब स्फेरिकल शेप का वैल्यू होता है 6, वो बोल रहा है 6 से दूर जा रहे हो आप, 8 9 10 से डिपार्चर कर रहे हो, ठीक है ना। द एंगल ऑफ रिपोज विल इंक्रीजेस, तो बोल रहा है एंगल ऑफ रिपोज मतलब थीटा की वैल्यू जो है वो बढ़ते जाएगी जैसे जैसे आपका शेप फैक्टर बढ़ता जाएगा, 6 से आगे बढ़ता जाएगा। रीजन बोल रहा है angle of repose is a function of surface roughness and particle size with constant particle size increasing roughness increasing angle of repose। तो अगर आप roughness increase करोगे तो angle of repose भी क्या होगा, increase होगा, ठीक है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या क्या दिया हुआ है, पहला तो क्या दिया हुआ है कि अगर एंगल ऑफ रिपोज बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि उसका शेप जो है वो चेंज हो रहा होगा। और रीजन दिया हुआ है, रीजन क्या दिया हुआ है कि अगर कांस्टेंट पार्टिकल साइज इंक्रीज इन द रफनेस, रफनेस जितनी बढ़ेगी एंगल ऑफ रिपोज भी उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है, रफनेस जितनी बढ़ेगी एंगल ऑफ रिपोज भी उतना ही बढ़ता जाएगा। चलो, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दोनों चीजें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो एक दूसरे को क्या करनी है, सपोर्ट करनी है। ये भी क्या बोल रहा है कि अगर आप आगे बढ़ोगे, स्फेरिकल शेप से आगे बढ़ते जाओगे तो क्या होगा, 6 से अगर आप आगे बढ़ते जा रहे हो, 6 से यदि आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो आपका क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज बढ़ता जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अगर रफनेस आपका बढ़ता जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज बढ़ता जाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गई, करेक्ट हो गई है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है आपके यहाँ पे। अब ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑल्दो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट आंसर आ गया। दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके पास, करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, फॉल्स नहीं है, दोनों ही ट्रू है। दूसरा क्या बोल रहा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट रीजन फॉर द ए, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट रीजन है कि भाई जैसे जैसे रफनेस बढ़ेगी एंगल ऑफ रिपोज बढ़ेगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट रीजन फॉर ए, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज बोल रहा है, अगर स्फेरिकल से आगे बढ़ोगे तो भी एंगल ऑफ रिपोज बढ़ेगा और पार्टिकल अगर रफ होता जाएगा तो भी एंगल ऑफ रिपोज बढ़ता जाएगा, ठीक है। एच और आर गिवन है तो एंगल ऑफ रिपोज, हां बिल्कुल, अगर एच और आर आपको कोई पाउडर आपने ट्रांसफर किया हॉपर से तो एच और आर आपको मिल जाएगा, आपको उसकी हाइट मेजर करनी है, आपको उसका डायमीटर मेजर करना है, ठीक है। फ्री फ्लोइंग पाउडर सो अ फ्लैटर कोन एंड हैव, ठीक है, अगर एक फ्री फ्लोइंग पाउडर है, ठीक है, फ्री फ्लोइंग पाउडर है आपके पास और फ्लैटर कोन देखने के लिए मिल रहा है आपको, ठीक है। तो आप अभी हमने देखा कि अगर कहीं पर भी फ्लैटर कोन अगर हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि हाइट कम हो रही है, ठीक है ना, रेडियस ज्यादा हो रही है। तो कहीं पर भी अगर ये वाली सिचुएशन बनेगी, ठीक है, कहीं पर भी अगर इस टाइप की सिचुएशन बन रही है, एच की वैल्यू कम है और आर की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब है एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू क्या होगी, कम होगा। और अगर ऐसा बनेगा, ठीक है, हाइट ज्यादा बनेगी और ये कम बनेगा, एच ज्यादा होगा आर कम होगा, तो इस केस में एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है कि अगर कहीं पे ये फ्लैट सरफेस हो रही है, मतलब एच कम हो रहा है आर ज्यादा हो रहा है, तो एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी। तो एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू इस केस में क्या होगी बच्चों, कम होगी। अगर कहीं पर भी आपका हाइट कम है आर ज्यादा है तो एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू कम। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। एंगल ऑफ रिपोज कैन बी कैलकुलेटेड बाय, कल देख लेते हैं हमने, tan थीटा इज h by r। चलो एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम में पूछा नहीं है क्वेश्चन है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको अ पाई ग्रेन्यूल अंडर टेस्ट गिवन बाय द बेस 9.2 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है। तो डायमीटर का आधा करोगे तो क्या मिल जाएगा, रेडियस, हाइट देती है 3.6, ठीक है, इसका आधा कर लोगे तो 4.6, 3.6 आपको 3.6 बाय 4.6 कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगी, एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू मिल जाएगी। डिस्पर्सिबिलिटी हमने बात किया था, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू फ्लो और pour इजीली ओवर द प्लेन, ठीक है ना। तो डिस्पर्सिबिलिटी की यदि हम बात करते हैं तो कहते हैं यूनिफॉर्म और स्फेरिकल शेप का ये पाउडर होगा तो उसकी जो डिस्पर्सिबिलिटी है वो ज्यादा होगी, इरेगुलर शेप का होगा तो डिस्पर्सिबिलिटी पुअर होगी। तो डिस्पर्सिबिलिटी इस पर डिपेंड करती है यूनिफॉर्म साइजनेस पे और शेप पर, ठीक है ना। तो अगर आप कोई भी पाउडर है उसको पेट्री डिश या आप कोई स्लाइड के ऊपर डिस्पर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो डिस्पर्सिबिलिटी आपको निकालना है। तो आप क्या करो, पाउडर को डिस्पर्स करो और आप देख लो कि वो कितना एरिया जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है, तो आपको पता चलेगा कौन ज्यादा डिस्पर्स हुआ है, कौन कम डिस्पर्स हुआ है, जस्ट लाइक एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। ये डिस्पर्सिबिलिटी फैक्टर पाउडर में बहुत ज्यादा काम नहीं करता है, लिक्विड के लिए काम करता है, ठीक है। ओके, अगले पॉइंट पे चलते हैं। फ्लो प्रॉपर्टी निकालने के लिए आप कार्स इंडेक्स निकाल सकते हैं। डिस्पर्सिबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं होता है। कार्स इंडेक्स जिसको आप कंसोलिडेशन इंडेक्स या कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स भी बोलते हो, ठीक है। तो जब भी हम टैबलेट कंप्रेशन की बात करते हैं, किसी भी पाउडर मटेरियल की कंप्रेशन की बात करते हैं, तो हम इस कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स की बात करते हैं। तो कैसे निकालते हैं कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स को, तो आपको पाउडर को पहले क्या कर लेना है बच्चों, टैप कर लेना, जो भी पाउडर आपके पास है, ठीक है, उसको टैप कर लेना। तो एक बार तो क्या करोगे आप, ये आपने लेजर सिलेंडर या मेजरिंग सिलेंडर ले लिया, ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर लेने के बाद आपने इसके अंदर पाउडर भर दिया, ठीक है,
भर दिया, दोनों में सेम सैंपल भरना है। इसको आपने टैप नहीं किया, अगर आपने टैप नहीं किया तो अभी ये जो वॉल्यूम होगा बल्क वॉल्यूम होगा, और आपने मास तो आपने सपोज दोनों जगह 100 ग्राम लिया है तो मास सेम ही है, बस यहाँ पे बल्क वॉल्यूम ले लिया है। अब आपने इसको टैप कर दिया है, ये थोड़ा सा डेंस हो गया है, ठीक है, ये तो मास सेम ही है, ये वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, टैप्ड वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये बल्क डेंसिटी हो जाएगी, मास अपॉन वॉल्यूम, और ये क्या हो जाएगी, टैप डेंसिटी, ठीक है। जल्दी मुझे सोच के बताओ, ठीक है, टैप डेंसिटी और बल्क डेंसिटी, ठीक है, दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जल्दी सोच के बताओ, दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, बल्क डेंसिटी या टैप डेंसिटी, जल्दी सोच के बताओ बच्चों, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, बल्क डेंसिटी की या टैप डेंसिटी, ऑब्वियसली टैप डेंसिटी की, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय टैप डेंसिटी, और परसेंटेज निकालना है तो 100, ये क्या निकल जाएगा आपका परसेंटेज कंसोलिडेशन इंडेक्स या कास्ट इंडेक्स या कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। क्या किया आपने, टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय टैप डेंसिटी, ठीक है। ऐसे ही कुछ आपने एक वॉल्यूम के साथ किया था जब आप निकाल रहे थे, क्या पोरोसिटी, अभी आप क्या निकाल रहे हो, इंडेक्स निकाल रहे हो, तो आपने टैप करने के बाद, ठीक है ना, जो डेंसिटी है इसको टैप डेंसिटी बोल दिया, तो टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय टैप डेंसिटी अगर करके निकाल रहे हो तो आपको यहां से जो वैल्यू मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स। तो हम कहते हैं कि जिस चीज को जितना इन दोनों के बीच का डिफरेंस जितना कम होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या समझो, ये जो हमारे पास परसेंटेज कास्ट इंडेक्स है या कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स है, ठीक है, इस वाले से समझो, इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना अच्छा है, इसकी वैल्यू जितनी कम आएगी उतना अच्छा है, ठीक है। इसकी वैल्यू कब कम आएगी बच्चों, इसकी वैल्यू लो कब आएगी, जब अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो ऊपर की वैल्यू जो है वो कम से कम आनी चाहिए, टैप डेंसिटी और बल्क डेंसिटी का डिफरेंस कम आना चाहिए, ठीक है ना, तभी तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, लो आएगी। तो यहाँ पे देखो वही लिखा है, इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द रिलेटिव फ्लो रेट, कोहेसिवनेस, पार्टिकल साइज, शेप एंड मॉइस्चर कंटेंट इन अ फ्री फ्लोइंग पाउडर, द बल्क डेंसिटी एंड टैप डेंसिटी वुड बी क्लोज इन वैल्यू, ये दोनों क्या होना चाहिए, क्लोज वैल्यू होना चाहिए, देयरफॉर कास्ट इंडेक्स वुड बी स्मॉल, ताकि कास्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या है, स्मॉल, तो जितनी इसकी वैल्यू कम होगी आपका पाउडर का फ्लो उतना अच्छा होगा, ठीक है ना। बल्क डेंसिटी कैसे ज्यादा होगी, अगर किसी का वॉल्यूम ज्यादा है, किसी का वॉल्यूम ज्यादा है, इसका वॉल्यूम इतना ज्यादा है, फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, मान लो इसका वॉल्यूम 100 ml है, इसका वॉल्यूम 50 ml है, दोनों जगह आपने 1 ग्राम पाउडर लिया तो 1 ग्राम बाय 100, 1 ग्राम बाय 50, अब आप सॉल्व करके देख लो कि 1 बाय 100 की वैल्यू कितनी आ रही है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.01 आएगी, ठीक है, और इसको सॉल्व करके देख लो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप क्या देखोगे कि ये जहां पे वॉल्यूम ज्यादा होगा वहां पे डेंसिटी कम आएगी, जहां पर वॉल्यूम कम होगा वहां पे डेंसिटी ज्यादा आएगी, तो टैप डेंसिटी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि बल्क वॉल्यूम इज ग्रेटर देन टैप बल्क वॉल्यूम इज ग्रेटर देन टैप वॉल्यूम, तो ये इसका उल्टा क्या होगा, टैप डेंसिटी इज ग्रेटर देन बल्क डेंसिटी, वॉल्यूम और डेंसिटी उल्टा चलते हैं, ठीक है ना। हाँ, हम एक्चुअली ट्रू जब नहीं निकाल पाते तो ट्रू की जगह हम क्या निकाल लेते हैं, टैप डेंसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट। चलो अगले पॉइंट पर चलो, कंसोलिडेशन इंडेक्स कैसे निकालोगे, अभी हमने बात किया, टैप डेंसिटी है ना, बल्क डेंसिटी, जैसे हमने क्या बोला था बच्चों, ठीक है, टैप डेंसिटी की ट्रू की जगह टैप यूज करते हो, बल्क की जगह बल्क यूज करते हो, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ मिलता है, तो याद रखना ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूशन में हम कई बार यूज करते हैं, ठीक है ना, टैप हम ट्रू की जगह यूज कर लेते हैं, और बल्क की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है ना, कि बल्क वॉल्यूम निकालना है, कुछ भी अगर हमको निकालना है, ठीक है, अगर हमको निकालना है तो हम उसकी जगह कई बार क्या वर्ड यूज करेंगे, फ्लक्स यूज करेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, क्योंकि एक्जेक्टली ट्रू नहीं निकाल पाते तो एक्सपेरिमेंट में हम टैप निकाल देते हैं और बल्क को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, फ्लक्स डेंसिटी, तो ऐसा निकाल सकता है, दोनों ही फॉर्मूले सही है, घबराने की जरूरत नहीं। चलो अब इसी का एग्जाम में कहना पूछ लेता है कि इसका रिप्रेजेंटेशन कितने टाइप्स हो सकता है, ये बिल्कुल सही है, टैप डेंसिटी माइनस फ्लक्स डेंसिटी, एक तो ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, एक एक्सप्लेनेशन ये भी सही आता है, 1 माइनस फ्लक्स डेंसिटी भी लिख सकता हूं या बल्क डेंसिटी भी लिख सकता हूं, ठीक है, तो ये भी एकदम करेक्ट है, ठीक है, याद रखना ये फॉर्मूला भी करेक्ट है और ये फॉर्मूला भी जो है वो करेक्ट है, 1 माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइड बाय टैप डेंसिटी, या बल्क की जगह फ्लक्स भी लिखा हो सकता है, तो आपसे एग्जाम में ये जरूर पूछता है बच्चों की करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन भी सही है, ये एक्सप्रेशन भी सही है, ठीक है। चलो अब अगला चलते हैं, हॉजनर रेशो, हॉजनर क्या बोलता है, आपको इन दोनों का डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं, सीधे क्या ले लो, टैप डेंसिटी डिवाइडेड बाय बल्क डेंसिटी, ठीक है, सीधे क्या ले लो, टैप डेंसिटी डिवाइडेड बाय बल्क डेंसिटी। एक क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों यहाँ पर जल्दी से, ठीक है ना, एक क्वेश्चन सॉल्व करो, फाइंड ऑड वन आउट, ठीक है, क्या चीज यहाँ पर ऑड है, ठीक है, फाइंड ऑड वन, ठीक है, फाइंड ऑड वन आउट, ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है कास्ट इंडेक्स, दूसरा दिया है कंसोलिडेशन इंडेक्स, तीसरा दिया है कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, और फोर्थ जो आपके पास है वो दिया हुआ है हॉजनर रेशो, ठीक है, तो कौन सा ऑड है इनमें से, कौन सा ऑड है, ठीक है, इनमें से कौन सा ऑड है, डी वाला, ठीक है, क्योंकि वो तीनों नाम एक ही है, कास्ट, कंसोलिडेशन, कंप्रेसिबिलिटी, ये तीनों एक ही नाम, ठीक है ना, ये तीनों नाम जो है वो सेम नाम, याद रख सकते हो। चलो इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको याद रखना है हॉजनेस अलग है, टैप्ड बाय बल्क होता है इसके फॉर्मूले में, बाकी ये जो फॉर्मूले हैं इनको कभी कास्ट लिखा जाता है, कभी कंप्रेसिबिलिटी लिखा जाता है, कभी कंसोलिडेशन लिखा जाता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन सबके जो पैरामीटर दिए हुए हैं वो अलग अलग दिए हुए हैं, जैसे कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स की यदि आप बात करोगे, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स का यदि आपसे कभी फॉर्मूला पूछा तो कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स में आपको याद रखना है कि एक्सीलेंट जो है वो लेस देन 10 के आसपास होगा, गुड जो है वो 11 से 15 होगा, आप किसी भी टेक्स्ट बुक का याद कर सकते हो, आपको विद इन रेंज में आपसे पूछे, ठीक है ना, फेयर 16 से 20 है, पॉसिबल जो है 21 से 25 है, पुअर जो है 26 से 31 है, वेरी पुअर अराउंड 32 टू 37 है, वेरी वेरी पुअर मोर देन 38। ऐसे हॉजनर रेशो में भी आपको याद रखना है, तो आप देखोगे लगभग स्टार्टिंग की वैल्यू तो सभी में सेम ही है, ठीक है ना, तो ये 1 से क्या हो रहा है, 1 से 1.1 हो रहा है, ठीक है ना, फिर यहाँ पर 1 के बाद ये क्या हो गया, 2 से 1 2 से 1 8 हो गया, तो ये वाली डिजिट बदला रखो, 12 से 1 तो सभी में कॉमन ही, ये 12 से 18 होगा, 19 से 25 26 से 34 35 से 45 40, ठीक है, दो चार बार ऐसे रीड करके देखो, अगर याद नहीं होता तो फिर मेरे को बताना, ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो तो फॉर्मूले में एक बार लिख दे रहा हूं सारे, ठीक है, फॉर्मूले की कोई बात नहीं, फॉर्मूले में लिख देता हूं, in free flowing powder the bulk density and tap density would be close in value, therefore Car's index would be, ठीक है, अगर bulk density और tap density जो है वो क्लोज होंगे तो Car's index क्या होगा, वैल्यू लार्ज होगी स्मॉल होगी, ठीक है, क्या बोल रहा है, फ्री फ्लोइंग पाउडर है, bulk density और tap density will be close value, दोनों बहुत पास पास में है, ठीक है, जस्ट मैंने अभी समझाया, ठीक है, अगर दोनों बहुत पास पास में तो फॉर्मूला क्या था, टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय टैप डेंसिटी, तो मान लेते हैं टैप डेंसिटी जो है हमारे पास 90 है, बल्क डेंसिटी जो है वो 100 है, ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया, टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय टैप डेंसिटी, टैप डेंसिटी 100 है, बल्क डेंसिटी 90 है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 100, तो ये दोनों अगर बहुत क्लोज है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये 10 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये करीब 10 आएगा डिवाइड बाय 100, तो वो उतना ही छोटा स्मॉल वैल्यू आएगा, वो जितने क्लोज होंगे वैल्यू उतनी क्या आएगी, स्मॉल आएगी, ठीक है।
स्मॉल आएगी, याद रखना जितने क्लोज होंगे, ठीक है, जितने वैल्यू इनकी क्लोज आएगी, अगर मान लो एकदम ही क्लोज आ गए 100 और 100 हो गए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जितने क्लोज आ रहे हैं दोनों में डिफरेंस जितना कम होगा कार्स इंडेक्स उतना छोटा होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई, दोनों में डिफरेंस जितना कम होगा, ठीक है। अगर बात समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन और देखो, ठीक है, इन विच केस, एक क्वेश्चन सॉल्व करो, इन विच केस कार्स इंडेक्स वैल्यू वुड बी स्मॉल, ठीक है, किस केस में कार्स इंडेक्स जो है, कार्स इंडेक्स स्मॉल होगा, ठीक है ना, किस केस में कार्स इंडेक्स स्मॉल होगा, जहां पर दे रहा है टैप डेंसिटी की वैल्यू 100 है और जो बल्क डेंसिटी है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू ऑप्शन ए जहां पर उसकी वैल्यू 60 है, ऑप्शन बी जहां पर उसकी वैल्यू 20 है। जल्दी बताओ किस केस में जो कार्स इंडेक्स है वो स्मॉल होगा, ऑप्शन ए वाले केस में कि ऑप्शन बी वाले केस में, ठीक है, बल्क डेंसिटी एक में 60 है और एक में 20, एक बल्क डेंसिटी की वैल्यू कावा कितना ये बताऊंगा बच्चों, मैं अभी जब डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड बताऊंगा तब बता दूंगा, ठीक है। तो किस केस में कम आएगी, गुड, लगभग सभी के आंसर सही है, इस वाले केस में कम आएगी क्योंकि डिफरेंस किसमें कम आएगा, इसमें कम आएगा। आप 100 माइनस 60 करोगे और एक बार 100 माइनस 20 करोगे तो यहाँ पर 40 आएगा और यहाँ पर 80 आएगा। तो हमने कहा जहाँ पर डिफरेंस की वैल्यू जितनी कम होगी, ठीक है ना, कार्स इंडेक्स उतना कम होगा, ठीक है। चलो समझ गए आप इस चीज को, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। इफ द कार्स इंडेक्स ऑफ पाउडर इज 10% देन द टाइप ऑफ पाउडर फ्लो इज, ठीक है ना, अगर कार्स इंडेक्स जो है वो 10% आ रहा है, ठीक है, तो फ्लो क्या होगा, अभी आपने टेबल टेबल पढ़ा था, ठीक है ना, कि एक्सीलेंट का कहां से कहां तक है, ठीक है, तो आपको 10% अगर वैल्यू आ रही है, ठीक है, एक्सीलेंट का गुड का सभी को आपको वैल्यू याद करनी है, ठीक है, तो 10% जो है एक्सीलेंट की रेंज में आ जाएगा, तो वैल्यू ये टेबल याद करना है, ठीक है, इसमें होगा कि टेबल, ये जो क्वेश्चन है टेबल से आ गया, ठीक है, तो इसका जो लॉजिक आपको लगाना है वो टेबल से लगाना है, ठीक है, कि इक्वल टू 10 के आसपास यदि आपको देखने को मिल रहा है वो एक्सीलेंट है और अगर 15 के आसपास बोलता तो वो गुड होगा। चलो फैक्टर अफेक्टिंग फ्लो प्रॉपर्टी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे, ठीक है ना, बल्क और टैप एक्सप्लेन कर दीजिए सर, बल्क और टैप इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा लास्ट में, ठीक है, एक बार ही फैक्टर खत्म करें। तो पार्टिकल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी बात की थी बच्चों कि अगर कहीं पर मिक्सिंग कर रहे हो, इधर ध्यान समझो, कहीं पर मिक्सिंग कर रहे हो, ठीक है, कहीं पर मिक्सिंग कर रहे हो तो फ्लो प्रॉपर्टी के लिए एक चीज याद रखना, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट पहले समझ लो तो चीजें इजी हो जाएगी। डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी फ्लो रेट उतना ज्यादा होगा, पहले इसको एक फिक्स को बना लो, ठीक है, चीजें क्लियर रहेगी, डेंसिटी जितनी ज्यादा फ्लो उतना अच्छा, ठीक है, तो पहले एक चीज को कांस्टेंट कर लो, ठीक है ना, फॉर्मूले में लिख दूंगा सारे इसके बाद, तो एक चीज को फिक्स करो पहले, सबसे पहले लॉजिक क्या फिक्स करो, डेंसिटी जिसकी ज्यादा फ्लो उसका ज्यादा, ठीक है, सबके माइंड में फिक्स हो गया, जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका फ्लो ज्यादा, ठीक है, जल्दी बताओ क्लियर हो गया इतना पॉइंट, ये दिमाग में रखना है। चलो डेंसिटी और वॉल्यूम उल्टा चलते हैं बच्चों, ठीक है, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा, ठीक है, याद रखना डेंसिटी और वॉल्यूम जस्ट अपोजिट चलते हैं, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका फ्लो ज्यादा और वॉल्यूम उल्टा चलेगा, वॉल्यूम क्या चलेगा उल्टा, मतलब जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका फ्लो कम, ठीक है, तो ये चीज दिमाग में बैठा लो, जिसकी डेंसिटी ज्यादा, ठीक है, वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर किससे है, वाइड से है, जिसमें वाइड ज्यादा होगी मतलब वॉल्यूम ज्यादा होगा, वाइड मतलब मैं और क्या बोल सकता हूँ, पोरोसिटी भी तो बोल सकता हूँ, तो मतलब जिसमें पोरोसिटी वाइड या वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका फ्लो कम होगा, ठीक है, जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर फ्लो ज्यादा होगा, तो देखो वही लिखा है पोरोसिटी, ठीक है ना, तो अगर पोरोसिटी ज्यादा होगी, पोरोसिटी यदि ज्यादा होगी तो फ्लो कम होगा, ठीक है ना, और अगर पोरोसिटी कम करते जाओगे, लेस पोरोसिटी करोगे तो फ्लो बढ़ता जाएगा, तो पोरोसिटी कम होगी तो फ्लो अच्छा होगा, पोरोसिटी ज्यादा होगी तो फ्लो पुअर होता जाएगा। अब वो बोल रहा है एक बड़ा पार्टिकल है, अभी इसके बीच में पोरोसिटी ज्यादा थी, आपने छोटे पार्टिकल भर दिया, पोरोसिटी क्या होगी कम, तो अगर पोरोसिटी कम हो जाएगी तो फ्लो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, फ्लो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मिक्सिंग ऑफ कोर्स एंड फाइन पाउडर, बड़े और छोटे पाउडर को यदि मिला दूं तो वो क्या कर देंगे, वो वाइड स्पेस को भर देंगे, सो रिड्यूस द इंटर पार्टिकल कोहेसिव फोर्स, या वाइड जो है वो कम हो जाएगा और इंक्रीज क्या हो जाएगा फ्लो, इफ द पार्टिकल साइज रिड्यूस देन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, ठीक है, तो अगर पार्टिकल साइज कम करते तो कौन सी बात है, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, ठीक है ना, लेकिन अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्लो की, तो फ्लो क्यों कम हो रहा है बड़े और छोटे पार्टिकल बनाने पे, बिकॉज दोनों की मिक्सिंग करने से वाइड कम हो जाती है, ठीक है। चलो पार्टिकल शेप अगर स्फेरिकल है, जिसका शेप फैक्टर 6 है उसका फ्लो ज्यादा होगा, 6 से जितना दूर जाते जाओगे फ्लो उतना कम होता जाएगा, ठीक है ना। हाइग्रोस्कोपिक अगर मटेरियल चिपचिपा होगा, मॉइस्चर लेने वाला मटेरियल होगा, ठीक है ना, तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी पुअर होगी, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होगा, अगर मॉइस्चर नहीं लेता तो उसका फ्लो कैसा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, बात समझ में आई। चलो एक बार मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ, कल की क्लास में हम डीपी देखेंगे हम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लास्ट में, अगर जिन भी बच्चों को डाउट है तो फ्लो प्रॉपर्टी को किससे रिलेट करना है बच्चों, फ्लो प्रॉपर्टी को आप दो चीज से रिलेट करना, ठीक है, तो किसकी फ्लो प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, तो हम कहते हैं जहां पर भी याद रखना बच्चों, जहां पर डेंसिटी ज्यादा हो और वाइड कम हो, वाइड पोरोसिटी वॉल्यूम ये यदि कम है, ठीक है, तो इन दोनों ही केस में फ्लो क्या होगा, फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होगी, ठीक है। तो अगर वो बोल रहा है मिक्सिंग, ठीक है ना, मिक्सिंग अगर उसने बोल दिया कि बड़े और छोटे पार्टिकल को मिक्स कर दो, ये बड़े पार्टिकल थे, अभी इनके बीच में बहुत ज्यादा वाइड थी, अब क्या किया, इनके बीच में छोटे छोटे पार्टिकल को भर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर इस केस में अभी क्या है बच्चों, यहाँ पर वाइड क्या है ज्यादा, अगर ज्यादा वाइड है तो हम क्या बोलेंगे, फ्लो कैसा है, पुअर फ्लो है, ठीक है। हमने जैसे ही पार्टिकल में छोटे पार्टिकल भर दिए, तो छोटे पार्टिकल भरने से क्या हुआ, वाइड क्या हो गई बच्चों, वाइड कम हुई, अभी हमने जस्ट देखा है, अगर वाइड कम होगी, ठीक है ना, वाइड कम होगी उसकी पोरोसिटी कम होगी उसकी, तो जितना ही कम होगा उतना ही क्या बढ़ेगा उसका, डेंसिटी बढ़ेगा, अल्टीमेटली अगर डेंसिटी बढ़ गया तो क्या बढ़ जाएगा, फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, ठीक है। डाउट क्लियर है सभी का। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, अगर किसी में चार्ज है तो चार्ज अट्रैक्ट करेंगे पार्टिकल को, अगर चार्ज अट्रैक्ट करेंगे तो एग्रीगेट बनाएंगे, ठीक है, एग्रीगेट बनाएंगे, फ्लक्चुएशन सस्पेंशन में यही तो होता है, ठीक है ना, पार्टिकल एक दूसरे को एग्रीगेट करते हैं, तो अगर अट्रैक्ट करेगा पार्टिकल एग्रीगेट करेगा तो फ्लो को रेजिस्ट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर पार्टिकल एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो फ्री फ्लोइंग नहीं होंगे, ठीक है, वो प्रेसिपिटेट बनाएंगे, वो एग्रीगेट बनाएंगे, ठीक है। चलो कल की क्लास में डीपीपी सॉल्व करेंगे, तो जितने भी डीपीपी बेस्ड आपके क्वेश्चन है वो सारे क्लियर है। फॉर्मूले लिख दूं सारे, चलो फॉर्मूले भी लिख देता हूं, एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, एक बार में सारे लिख दे रहा हूं, एंगल ऑफ रिपोज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स h by r, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला था आपके पास कास्ट इंडेक्स, इसी को आप कंसोलिडेशन इंडेक्स भी बोलेंगे या इसी को आप कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स भी बोलेंगे, ये सब एक के ही नाम है, ठीक है। अभी जब आप फार्मास्यूटिक्स पढ़ोगे तो इस पर बेस टैबलेट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, हैकर प्लॉट कावा कीटा इक्वेशन, ठीक है, तो वो अपन देखेंगे भी, टैप डेंसिटी बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय टैप डेंसिटी इनटू 100, ठीक है। इसी फॉर्मूले को दो तरीके से लिख सकते थे,
एक क्या है 1 इज इक्वल टू बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय टेप डेंसिटी इनटू 100, ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले करेक्ट है। तीसरा फॉर्मूला मैंने किसका बताया था, वो मैंने बताया था आपको हॉर्जनर रेशियो का। तो हॉर्जनर रेशियो का जो फॉर्मूला था उसमें आपको बस क्या करना है बच्चों, टेप डेंसिटी डिवाइडेड बाय बल्क डेंसिटी, ठीक है। ये फॉर्मूले थे, सारे फॉर्मूले एक साथ लिख दिए, ठीक है। जिन बच्चों को लेफ्ट करना है लेफ्ट कर दो, जिनके डाउट है वो बने रहो। चल क्या है डाउट, डेंसिटी के टाइप तीन टाइप की डेंसिटी है, ठीक है। ट्रू डेंसिटी, कई जगह ट्रू डेंसिटी को ही आप टैप डेंसिटी भी लिखोगे, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ये दोनों वर्ड एक दूसरे के लिए यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। फिर एक डेंसिटी कौन सी है, ग्रेनुलर डेंसिटी, और लास्ट जो डेंसिटी है वो कौन सी है बच्चों, बल्क, इसी को ही आप फ्लफ डेंसिटी भी लिखोगे, ठीक है। तो यही है डेंसिटी। ऑर्डर की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा ये होगा डेंसिटी का ऑर्डर, ठीक है, सबसे ज्यादा 1 then 2 then 3। वॉल्यूम के केस में उल्टा होगा, वॉल्यूम के केस में अगर हम लिखेंगे तो ट्रू वॉल्यूम, ग्रेनुलर वॉल्यूम और बल्क वॉल्यूम। इसके केस में ऑर्डर क्या होगा, 3, 2 और 1, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो देख लो भाई वो क्वेश्चन भी देख लो। तो ये रहा क्वेश्चन एंगल ऑफ रिपोज का, ठीक है। जिन लोग के हो गए डाउट किया वो बढ़िया अपना खाना खाओ एंजॉय करो, इनके डाउट है वो कंटिन्यू कर रहा हूं। tan इनवर्स इज इक्वल टू h by r, ठीक है। तो r क्या होता है बच्चों, r जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है, क्वेश्चन में आपको डायमीटर दिया हुआ, तो r निकालने के लिए डायमीटर का क्या कर दोगे, आधा, ठीक है। साइज इंक्रीज करने पे नहीं, सरफेस एरिया इंक्रीज करने पे पोरोसिटी बढ़ेगी, साइज कम करने पे, ठीक है। अगला डाउट जिसका वो भी लेता हूं, चलो पोरोसिटी वाला डाउट जो है वो ले लो। ऐसे समझो ये है गेहूं का दाना, इसके अंदर अभी हर चीज एकदम ऐसी लगी हुई है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, ठीक है। अब आपने इसको क्या किया, हॉपर में डाल दिए, ऐसे कुछ किया ना, और यहाँ पे ये व्हील चल रहा है, इसके बीच में से होकर के दबाएगा, तो अब ये क्या बन गया, पार्टिकल बन गए। ये जो पार्टिकल्स के अंदर थे वो क्या हो गया, डिस्पर्स हो गए, दूर हो गए। पहले इतना बड़ा था गेहूं का दाना, अब वो क्या हो गया, छोटे छोटे साइज में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर हमने क्या लिखा, साइज क्या हो गया है, साइज कम हो गया है, ठीक है। तो पहले ये जो इतना सा दाना इतने स्पेस में आ रहा था, उसमें क्या कितना बड़ा स्पेस ले लिया, तो साइज कम किया तो एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। अब जब पार्टिकल के कॉम्पैक्ट थे तो इनके बीच में बिल्कुल जगह नहीं थी, अब इनके बीच में क्या हो गई है, बहुत सारा स्पेस आ गया है, बहुत सारा स्पेस आ गया जिसमें एयर बनने लगी है, ठीक है। इसका मतलब उसके अंदर क्या बढ़ने लगी है, वाइड बढ़ने लगी है। अल्टीमेटली मैं जिसको क्या बोल सकता हूँ, क्या बढ़ने लगी है, पोरोसिटी, ठीक है। क्योंकि पोरोसिटी के फॉर्मूले में हमने देखे थे वाइड डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम, तो वाइड आएगा मतलब पोरोसिटी आएगा, ठीक है। ये कुछ इक्वेशन वगैरह अलग से बताऊंगा बेटा, इसमें बल्कीनेस एंड बल्क डेंसिटी बोथ आर डिफरेंट है, ठीक है। बल्कीनेस का मतलब वॉल्यूम से, बल्कीनेस का मतलब किससे निकालोगे, वॉल्यूम से, जो ज्यादा जगह घेरेगा स्पेस ऑक्यूपाई करने से, ठीक है। एक मोटा आदमी को बाइक में बैठा लोगे कम लोग बैठ पाएंगे, बल्कि बल्कि है, ठीक है। पतले दुबले ज्यादा बैठ पाएंगे, तो बल्कीनेस का मतलब वॉल्यूम से, बल्क डेंसिटी डिफरेंट, मास बाय बल्क वॉल्यूम, ठीक है। ट्रू डेंसिटी और ग्रेनुलर डेंसिटी कितनी बार बताया, वॉल्यूम से रिलेशन निकालो, ट्रू का, ग्रेन्यूल्स का और बल्क का, ठीक है। तो अगर आपने ये पार्टिकल ले लिए, ठीक है, तो मान लेते हैं ये तो पार्टिकल है, ठीक है, इसका वॉल्यूम 9 आया, इतने का वॉल्यूम 8 आया, इसका 9 आया, इसका 9 आया, तो आप क्या करोगे, 9 + 8 + 9 + 9 करोगे, ठीक है। ग्रेनुलर के केस में क्या करोगे, तो आपका इसका 9 था। अब ग्रेनुलर केस में आप देखोगे इस पार्टिकल के बीच में ओरिफिस था, तो आपने ओरिफिस को कंसीडर नहीं किया, इतने पूरे को ले लिया। इस केस में क्या किया आपने, इसको भी 9 ले लिया, इसको भी 9 ले लिया, इसको भी 9 ले लिया, इसको भी 9, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर जो स्पेस था, पार्टिकल के अंदर का जो स्पेस था, ठीक है ना, आपने उसको भी वॉल्यूम में कंसीडर कर लिया, इसने कंसीडर नहीं किया था। इसने बोला जो एक्चुअल पार्टिकल है वही लेंगे, बीच में पार्टिकल के अंदर गड्ढा है वो नहीं लेंगे। इसने क्या किया, इंट्रा पार्टिकुलर स्पेस भी ले लिया, ठीक है ना। तो इसने ट्रू को तो काउंट किया था, ट्रू को तो ले लिया था, इंट्रा भी ले लिया। बल्क ने क्या किया, बल्क ने क्या किया, ठीक है, ये तो ले लिया उसने, इंट्रा भी ले लिया, और इसके बाद क्या किया, बीच में जो खाली जगह दिख रही थी इसको भी ले लिया, ठीक है, इसको भी ले लिया, इसको भी जोड़ दिया। तो ये वाला जो स्पेस था ये तो इंट्रा था, ये भी जोड़ दिया उसने, और बीच में जो इंटर था उन पार्टिकल के बीच में, क्योंकि इसने क्या किया, सीधे बाहर बाहर से वॉल्यूम मेजर किया, ठीक है। तो बल्क में क्या होता है, ट्रू भी जुड़ जाता है जो एक्चुअल होता है, प्लस इंट्रा भी जुड़ जाता है, प्लस इंटर भी जुड़ जाता है। इसमें क्या क्या जुड़ता है, पार्टिकल का ट्रू तो जुड़ता ही जुड़ता है, इंट्रा भी जुड़ जाता है। इसमें सिर्फ ट्रू ही जुड़ता है, जो एक्चुअल होता है बस वही जुड़ता है, ठीक है, क्लियर है। डिस्पर्सिबिलिटी को एंगल ऑफ रिपोज से समझो, मतलब एक पाउडर को क्या करो, एक हॉपर में भर लो, ठीक है ना, एक हॉपर में भर लो और आप उसको नीचे से हाथ हटा दो, जब वो नीचे गिरेगा तो वो फैलेगा, ठीक है ना। जिसकी फ्लो प्रॉपर्टी ज्यादा होगी वो दूर तक फैलेगा, ठीक है। आप देखते हो ना कभी बोरी से किसी चीज को पलटाओ और ऐसे उसको ऊपर उठाओ, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, जिसकी डिस्पर्सिबिलिटी ज्यादा होगी वो दूर तक फैलेगा, जिसकी कम होगी वो क्या होगा, ऐसे ऊपर ही बनाते जाएगा। तो एक बार करो गेहूं को भी छोड़ो और रेत को भी करो, रेत क्या होगी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऊपर तक फिंगर से बन जाएगी, और अगर गेहूं ऐसी कोई चीज है तो वो फैल जाएगी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो डिस्पर्सिबिलिटी का एग्जांपल ऐसे समझो कि घर में आपने अगर किसी चीज को गिराया और वो आपके फ्लोर पे दूर तक फैल रहा है, मतलब वो डिस्पर्सिबिलिटी है, ठीक है। तो जो फ्री फ्लोइंग होगा वो दूर तक डिस्पर्स होगा। स्पेसिफिक सरफेस एरिया अभी जस्ट हमने बात की थी कि अगर आप वॉल्यूम और वेट के टर्म्स में अगर कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है ना, किसी के वॉल्यूम से उसका एरिया निकालना है, वेट से निकालना है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ठीक है। tan इनवर्स एंगल, आपने अपना कैलकुलेटर उठाओ, उसमें एक ऑप्शन आता है, ठीक है। आप h by r की वैल्यू देकर के उसमें tan इनवर्स पे क्लिक कर दो, कैलकुलेट कर दे, ठीक है ना। डायमीटर बोल दो एक बार, मान लो ये पार्टिकल है, अब यहां से एक लाइन खींच दो, इमेजिनरी लाइन खींच दो, ठीक है। इसने कहां पर कट किया, वहां पर ऐसी लाइन ड्रॉ कर लो जहां पर कट किया, ठीक है।
और एक केस में क्या करो, कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ मत करो। तो यहाँ पर आपने क्या किया, एक्जैक्टली पार्टिकल को, सबसे पहले पार्टिकल की फोटो खींच देते हैं। आपका कंप्यूटर क्या करता है, सारी इमेज को एक लाइन में अरेंज कर देता है और उनके मिड से क्या कर देता है, लाइन खींच देता है। ठीक है, एक बार तो वो ऐसा करता है, एक बार क्या करता है, कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ नहीं करता, वो पार्टिकल का सबसे बाहर वाला पॉइंट, दो पॉइंट ले लेता है, सबसे बाहर बाहर। जब सबसे बाहर के पॉइंट लेते हो आप, इसको बोलते हैं टेंजेंट। सबसे बाहर का जब भी लेते हो, सबसे बाहर का कोई पॉइंट लेते हैं तो ये कहलाता है टेंजेंट। ठीक है, और जब ऐसी लाइन ड्रॉ करते हो, लाइन जहाँ पे कट करती है उसको बोलते हैं बाइसेक्ट। लाइन जहाँ पर कट करती है उसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट। ठीक है, ये टेंजेंट है। ठीक है, तो मैंने कहा था ना, टेंजेंट जब भी आप मेजर कर रहे हो, ये सबसे बाहर का पॉइंट देखा आपने, यहाँ पर ये सबसे बाहर का पॉइंट देखा, ये सबसे, तो यहाँ पर आपने कोई आर्टिफिशियल इमेजिनरी लाइन ड्रॉ नहीं की, आप इनके बीच का आप डिस्टेंस देख ले रहे हो और जितने पार्टिकल देखोगे सबका एवरेज निकाल लोगे, तो ये बन जाएगा फेरिट। इसके नाम में लास्ट में टी आया, यहाँ से टी, से टी, टेंजेंट याद रखना। ठीक है, अब फेरिट ये है, मार्टिन है। ठीक है, तो मार्टिन क्या करता है, आर्टिफिशियल लाइन ड्रॉ करता है जहां पर वो कट करता है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक ना, बाइसेक्ट मतलब दो बार सेक्शन को कट कर रहा है, वो दोनों पॉइंट को आपको ले लेना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और प्रोजेक्टेड का मतलब क्या, पार्टिकल आड़ा टेढ़ा है, इसको बाहर प्रोजेक्ट करो, थोड़ा सा अंदर प्रोजेक्ट करो, ऐसे प्रोजेक्ट करके कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक सर्कल बना दो और उस सर्कल का डायमीटर ले लो, इसमें प्रोजेक्ट। ठीक है, चल बाकी आप नेक्स्ट में जहां पे जो आएगा, ब्रिजिंग, आर्चिंग, होलिंग, ठीक है, सब टैबलेट के हैं। ठीक है, तो जहां जहां आएगा वहां बताऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों। डेंसिटी बढ़ाने पर फ्लो क्यों बढ़ेगा? अच्छा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, टोरोसिटी, हिगुची, बच्चों में पढ़ाऊंगा, वो आगे आएगा ना, यहाँ बताने से कंफ्यूजन होगा। एक लोहे की बॉल बनाओ, वेट सेम ही रखना। ठीक है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, और एक रुई की बना दो। अब इन दोनों को क्या करो, एक जगह से दोनों को यहाँ से लुढ़का दो। जल्दी बताओ, आयरन वाला तेजी से नीचे पहुंचेगा कि कॉटन पहुंचेगा? ठीक है, हमने दोनों 1-1 ग्राम का, एक आयरन का गोला बनाया, एक रुई का गोला बनाया, वेट सेम रखा, नीचे जल्दी से कौन पहुंचेगा? ठीक है, कौन पहुंचेगा? अब जल्दी बताओ, आयरन क्यों पहुंचेगा? आयरन क्यों पहुंचेगा भाई, जल्दी से नीचे क्यों पहुंचेगा? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, आयरन नीचे क्यों पहुंचेगा? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए डेंसिटी बढ़ाने पे फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ेगी। ठीक है, अब हम छोड़ के देख लो, जो ज्यादा डेंसिटी वाला होगा वो खुद तेजी से जाएगा, ग्रेविटी उसको अपनी ओर खींचेगी, तो हर तरीके से उसका फ्लो जो होगा वो बढ़ेगा, इसीलिए डेंसिटी बढ़ाने पे फ्लो बढ़ेगा। ठीक है, मैं बोल देता हूं डीपीए पे अपलोड करने के लिए, डीपीए अपलोड नहीं हुई तो कल मैं पूरी डीपीए सॉल्व करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों। विस्कोसिटी एक लिक्विड की प्रॉपर्टी, लिक्विड कितना गाढ़ा है या पतला है। ठीक है, डेंसिटी ओवरऑल प्रॉपर्टी है, मास और वॉल्यूम की है, किसी के भी मास और वॉल्यूम से किसी भी मटेरियल की डेंसिटी निकाली जा सकती है। ठीक है, ओके, विस्कोसिटी हमेशा किसी फ्लूइड के फ्लो को बताती है। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।